हेलो एवरीवन, कल का लेक्चर आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। देखो ये जो टॉपिक है किस में आता है आपके पास, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस में आता है। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसमें एक और टॉपिक आता है आपका कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हम आगे किसी लेक्चर में करेंगे। आप सिलेबस भी देख लेना या मैं यहाँ पर भी बता दूंगा किसी लेक्चर में आपको सिलेबस आपका। ठीक है, तो फोर्सेस बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस में आता है आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम मल्टीपल चार्जेस के लिए जब हम फोर्सेस निकालते हैं, मतलब किसी एक चार्ज पे बहुत सारे चार्जेस की वजह से जब फोर्स निकालते हैं हम, क्लियर, वो चीज़ किसने बताई हमें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। देखो जैसे कूलम्ब्स लॉ था आपका, उसमें आपने क्या किया था, दो चार्जेस के लिए आपने फोर्स निकाल ली थी। ठीक है, यहाँ पर हम दो से ज़्यादा चार्जेस की वजह से फोर्स निकाल लेंगे। देखो कैसे समझते हैं। देखो जैसे यहाँ पर हमने वही कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जैसे कि हम पहले बनाते थे, जैसे वेक्टर फॉर्म में बनाया था ना कूलम्ब्स लॉ में, तो उसी तरीके से जैसे मान लीजिए ये आपके पास x हो गया, ये वाला y और ये वाला z हो गया। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, चार चार्जेस बनाऊंगा। वैसे तो हम n नंबर ऑफ चार्जेस बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं q1 चार्ज पर फोर्स निकाल लूँगा, नेट फोर्स निकाल लूँगा अदर चार्जेस की वजह से। देखो कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर का हमने ये हमारा q1 चार्ज है और यहाँ पर हमारा ये q2 चार्ज हो गया और यहाँ पर ये q3 चार्ज है, और एक और चार्ज हम कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर एक और चार्ज है हमारा ये q4 चार्ज हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस q1 पर इसकी वजह से फोर्स, इसकी वजह से फोर्स और इसकी वजह से फोर्स आएगी। ठीक है, फिर उन सब फोर्सेस का वेक्टर सम जब हम करेंगे, वेक्टर सम क्या होता है, प्लस वाली प्लस में, माइनस वाली माइनस में। ठीक है ना, तो हम वेक्टर सम करते हैं जब, ठीक है, तो ये बात कौन बताता है हमें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताता है। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की जो डेफिनेशन है वो यही है, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू द ऑल अदर चार्जेस। देखो कैसे, देखो जैसे हमने कहा इस Q1 पे निकालनी है हमें नेट फोर्स। ठीक है, तो इस Q2 की वजह से क्या होगा, इस Q1 पे फोर्स लगेगी और ये रिपेल करेगा अगर हम ये सारे पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो इनकी जो लाइन ज्वाइनिंग होगी ऐसे, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग जो होती है सेंटर से उसी पे तो फोर्स लगती है, तो इसी लाइन पे फोर्स लगेगी ना Q2 और Q1 के बीच में। तो Q2 Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है वो ऐसे लगा रहा है, रिपेल कर रहा है इसको। ठीक है, तो ये कौन सी फोर्स होगी बताओ, F1 2, 1 पे लगी 2 की वजह से, ऐसे ही लिखते हैं हम। और ये वाला जो होगा आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा होगा बताओ जल्दी से, 2 से गए हम 1 पे, तो कौन सा लिखोगे इसको, R21। बताओ आया समझ में, ऐसे लिखते थे ना। अगर आपको कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो पहले वो देख लो टॉपिक जाके, तब ये समझ में आने वाला है। ईजी है, पहले तो ये बात सोचो कि सब कुछ ईजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये चीज़ समझ में आ रही है, ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऐसे ही तो बनता था वहाँ पर। अगर आपको याद हो, यहाँ से मैं पोजीशन वेक्टर्स भी बनाता था, याद आया कुछ इस तरीके से। देखो ज़रा यहाँ पर ये है ना आपके पास ये, और ये वाला एक आपके पास हो गया, ये हो गया आपके पास R2 वेक्टर और ये हो गया आपके पास R1 वेक्टर। ऐसे ही तो बनाते थे, अगर आपको कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पता है तो। यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि हौच पौच हो जानी है, क्योंकि अभी लिखना है इसमें बहुत कुछ। तो Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स लग रही है, क्लियर। Q3 की वजह से भी Q1 पे फोर्स लगेगी। ठीक है, लेकिन मैं ये पोजीशन वेक्टर्स यहाँ से हटा देता हूँ पहले ही, क्यों, क्योंकि फिर दूसरे आपको समझ में नहीं आएंगी जो मैं फोर्सेस बनाऊंगा। बस आपको ये बताना था कि ये पोजीशन वेक्टर्स तो हैं ही है। ठीक है, क्लियर है, बताओ, बाद में देखेंगे अगर बनाने का होगा तो बना देंगे। ठीक है, पहले ये समझो आप। तो ये Q3 भी लगाएगा, Q3 कैसे लगाएगा, पहले तो इनकी क्या करो, लाइन ज्वाइन करो। ये लाइन ज्वाइन हो रही है, ठीक है, तो ये Q3 इस Q1 को रिपेल कर रहा होगा इसी लाइन पे, लेकिन ठीक है ना, तो ये इस तरीके से फोर्स लग रही होगी इस पर। कौन सी लगेगी, ये 1 पे लगी 3 की वजह से। बताओ, वेक्टर आप लिखते रहना। ठीक है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद इस Q4 की वजह से भी होगा, तो Q4 के और Q1 के बीच में लाइन ज्वाइन करो। ठीक है, अब Q1 पर फोर्स लग रही है Q4 की वजह से, तो Q4 यानी कि Q1 को रिपेल कर रहा है, तो वो इसकी जो ये लाइन ज्वाइन हो रही है इसी पे ही फोर्स ऐसे लगाएगा। ठीक है, कौन सी फोर्स हो गई है, F14 और ये वेक्टर। बताओ समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर जब हमने बात करी थी कि ये Q4 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, तो F14 फोर्स आई। ठीक है, लेकिन यहाँ का ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, 4 से चले हम 1 पे, तो R41 ऐसे ही लिखते थे अगर याद हो, मैंने बताया था आपको। R41 जैसे हम लिखते हैं R41, तो इसका मतलब क्या होता है, 4 से गए हम 1 पे, तो लिखने का तरीका क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे लिखते हैं अगर आपको याद हो तो। ठीक है, चलो सिर्फ आपको याद कराना था ये। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछले लेक्चर देख लो, जिन्होंने नहीं देखे हैं स्टार्ट कर दो पढ़ना शुरू। ठीक है ना, देखो
शुरू अभी से कर दोगे पढ़ना तो आप ही का फ़ायदा रहेगा इसमें, ठीक है ना। बाद में जब इकट्ठा होता है फिर टेंशन हो जाएगी आपको कि इतना कैसे करें इतना कैसे करें। डेली डेली पढ़ते जाओ यार, 1 घंटा क्या दिक्कत है, ठीक है जी। ये चीज़ समझ में आई कैसे लिखा मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब बताओ जरा Q3 और ये Q1 में जो फोर्स लग रही थी F13, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों लिखेंगे बताओ, क्योंकि फॉर्मूले में यूज़ होता है ना। तो बताओ क्या लिखेंगे, बताओ जल्दी से। 3 से गए ना 1 की तरफ, ये फोर्स देखो ना कैसे आ रही है, 3 से 1 ऐसे डायरेक्शन देखो इसकी, तो 3 से गए हम 1 की तरफ। क्लियर, ऐसे इसका लिखने का ढंग होता है। अब देखो मैंने इसलिए नहीं पोजीशन वेक्टर बनाए थे, अगर पोजीशन वेक्टर भी बनाऊंगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, कटपट सी हो जाएगी बीच में इनके, या नहीं, या बना दें, चलो बना देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, ताकि आपको लगे कि वही सेम डायग्राम है जो आपकी बुक में है, ठीक है। देखो बुक में हो सकता है यहाँ Q1 की जगह Q0 ले लिया हो, ठीक है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसने Q0 से शुरू कर दिया, मतलब Q0 चार्ज ले लिया, फिर वो Q1 उस पर फोर्स लगा रहा है, Q2 लगा रहा है, Q3 लगा रहा है। मैंने Q1 से ही स्टार्ट किया, ठीक है, Q1 पे देख रहे हैं हम फोर्स, ठीक। तो यहाँ पर बना दो इसके ज़रा पोजीशन वेक्टर्स। ये वाला कौन सा होगा हमारे पास, R2 वेक्टर, ठीक है, और ये वाला कौन सा होगा यहाँ पर, R1 वेक्टर होगा, और ये कौन सा चार्ज है यहाँ, R4 है, तो ये R4 वेक्टर बना दिया, ठीक है। और ये वाला भी है यहाँ Q3, इसको भी बना दो थोड़ा सा ऐसे करके, ठीक है। बताया था ना इसीलिए कि हौच पौच हो जानी है सारी। तो ये R3 वेक्टर हो गया, ठीक है। मतलब ये क्या है, पोजीशन वेक्टर्स थे ना ओरिजिन से, ये तो आपको पता ही है इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो ये सबको आपने क्या करना है, बाद में बनाने हैं, ठीक है। पहले बना दोगे तो ये बनेगा ही नहीं डायग्राम, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो इसलिए मैंने भी ये बाद में बनाया ताकि आपको समझ में आए कि पहले हुआ क्या। अगर पहले बनाया था तो ये चीज़ें ना समझ में आती, और जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ डायग्राम ऐसे ही आप नोट्स में बनाओ, ताकि ये चीज़ अब बाद में देखोगे आप तो समझ में नहीं आएगा डायग्राम की ये क्या है। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा ना समझ में, लेकिन इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर जो बात करनी है, हमें क्या करनी है कि Q1 पर Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, Q4 की वजह से, और ऐसे कितने भी चार्जेस हो सकते हैं, है ना। मान लेते हैं हम n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है। तो फोर्स क्या होगी Q1 पे, जितने भी चार्ज उस पर फोर्स लगा रहे हैं उन सब फोर्सेस का क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो, वो क्या होगा वहाँ पर उस चार्ज पर नेट फोर्स होगा। क्लियर है, चलो यहाँ लिखते हैं, हम इसको करते हैं ड्राइव। देखो पहले हम लिखते हैं यहाँ पर, दिखाई दे रहा है ना, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, बताओ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या होती है, 1 पे लगी 2 की वजह से क्या होती थी, 1/4πε0। और चार्जेस कौन से हैं, 1 वाला है और 2 वाला है, अपॉन में क्या आएगा जल्दी से बता दो, R² होता है, लेकिन वेक्टर फॉर्म वाला याद करो, वेक्टर कौन सा आएगा इसमें, ये वाला आएगा, R21 वाला आएगा, ठीक है। तो R21, और यहाँ पर आपने वेक्टर नहीं लगाना क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो। देखो कई जगह ना ऐसे लिखा होगा R21 वेक्टर और फिर इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब मोड का मतलब क्या आता है कि मैग्नीट्यूड है, प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, मतलब माइनस हम लेंगे नहीं, सब कुछ पॉजिटिव में है, ये मतलब होता है। क्योंकि वेक्टर में तो अगर अपोजिट वाला है तो फिर माइनस आता है ना, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर आ जाता है, R21 की डायरेक्शन आ गई। क्लियर है इतनी बात, बताओ। 2 से चले हम 1 की तरफ, ये मतलब होता है। और अगर आपको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म याद आ रहा है तो यहाँ वहाँ पर यही तो किया था, 1 2 है तो यहाँ क्या आता था, 2 1 आता था। क्लियर है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3 निकाल दो, क्या आएगा, F13 1/4πε0। चार्ज बताओ कौन से आएंगे, F13 निकाल रहे हैं ना हम, तो किस किस के बीच में हो, Q1 और Q3 के बीच में है। तो किस तरीके से करोगे, Q1 और यहाँ आ जाएगा Q3 अपॉन में, बताओ यहाँ क्या लिखूंगा, R31। Q3 और Q1 का देख लो जरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, 3 से चले 1 की तरफ, ठीक है। और यहाँ मैं वेक्टर लगा रहा हूँ बार बार, स्क्वायर आएगा, ठीक है जी। और यहाँ आ जाएगा R31 यूनिट वेक्टर, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो इसी तरीके से हम फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q4 भी निकाल सकते हैं, तो वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर। F14 क्या आ जाएगा, 1/4πε, और चार्ज कौन से हैं, Q1 है और Q4 है। और नीचे क्या आएगा जल्दी से बताओ, R41 स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, और R41 यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है। क्या ऐसे ही सो ऑन करते हुए अगर यहाँ पर हमारे पास 10 चार्जेस हैं तो 10 के लिए आ जाएगा, 10 के लिए कैसे, 4 का आ गया, जैसे 5 के लिए भी लिख सकते हैं हम। 5 के लिए क्या लिखते हैं, F15 = 1/4πε0 Q1 Q5 अपॉन में R51 का स्क्वायर, R51 वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर। क्लियर है। इसी तरीके से अगर 6 होता, F16 निकालते, F17, ऐसे वाले नंबर ऑफ 10 चार्जेस हैं, ठीक है। तो लास्ट वाला क्या आता है हमारे पास, F110,
उसके लिए निकालते, ठीक है। तो ऐसे तो कितने भी चार्जेस हो सकते हैं। तो हमने मान लिया अगर हमारे पास गिवन है n नंबर ऑफ चार्जेस, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 20 होगी, 40 होगी, कुछ भी, ठीक है। तो मान लिया हमने कुछ भी नंबर है, तो हम उसमें क्या लिख रहे हैं कि 1 और n के लिए ले लिया हमने, ठीक है, स्टैंडर्ड ले लिया f1 n के लिए, ठीक है। तो n नंबर ऑफ चार्जेस हैं अगर हमारा, ठीक है, तो उसके लिए क्या आ जाएगी फोर्स 1/4πε0 q1 और n नंबर वाला चार्ज, ठीक है। मान लो यहाँ 10 होगा, ठीक है, या 5 होगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और क्या आएगा नीचे यहाँ पर बताओ, 1n है ना, तो यहाँ क्या आएगा n1 का स्क्वायर और यहाँ n1 का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें? सिंपल है। अब देख लो सुपर पोजिशन क्या कहता था प्रिंसिपल हमें, प्रिंसिपल में भी स्पेलिंग तो समझ में आ रही है ना, PLE होती है यहाँ, PAL नहीं होती। आपके स्कूल वाला प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही है यहाँ, समझ रहे होंगे ये तो बातें आप, ठीक है। तो पोजीशन जो सुपर पोजीशन प्रिंसिपल है इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, वो जो टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज क्या है यहाँ Q1 है, इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। ऑल अदर चार्जेस कौन से हैं? 2, 3, 4 एंड अप टू n, ठीक है। गिवन चार्ज है Q1 जिसपे हम फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसने बोला वेक्टर सम कर दो जी इनका, तो वेक्टर सम बताओ जरा कैसे करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, द नेट फोर्स ऑन Q1, उसको मैं F1 बोल देता हूँ, ठीक है। वो क्या होगी F12 वेक्टर प्लस में F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर एंड प्लस अप टू F1n वेक्टर। वेक्टर सम कर दिया। वेक्टर सम तो समझते हो ना क्या मतलब है, जैसे मान लो एक फोर्स इधर है, ये F12 है, ठीक है, और इधर कौन सी है, मान लो ये F21 है, तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो F12 प्लस F21, तो वेक्टर सम है लेकिन यहाँ माइनस आएगा, ये मतलब होता है थोड़ा सा, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से चलते हैं वेक्टर सम में हम। चलो जी, यहाँ पर ये बातें समझ में आ रही हैं आपके, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो इसके न्यूमेरिकल करेंगे ना अभी हम, तो और क्लियर हो जाएंगी आपको बात, ठीक है। अभी वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पर हम इसकी, ठीक है। तो देखो यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो यहाँ कर देते हैं इसको। देखो जी F1 वेक्टर इज इक्वल टू में F12 की वैल्यू देख लो यहाँ ये है। अब देखो जब मैं ये वैल्यू सारी वैल्यूज़ रखूँगा यहाँ पर, तो इनमें सब में प्लस का साइन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इन सब में अभी साइन टेंशन मत लेना कि यहाँ पर तो अभी आपने प्लस माइनस करके दिखाया था, ठीक है। ये तो अभी हम सिर्फ एक क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक ड्राइव कर रहे हैं फॉर्मूला कि क्या होता है, आपको समझ में आएगा कि सुपर पोजीशन का मतलब क्या है। अभी न्यूमेरिकल में समझ में आएगा प्लस माइनस कैसे चलता है। चलो ये चीज़ समझ में आई आपके, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ इसको सबको ऐड करना है, तो यहाँ सब में कॉमन क्या चीज़ आ रही है, देखो 1/4πε0 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 और साथ में देखो Q1 सब में Q1 है, ठीक है। तो सब में से ये चीज़ कॉमन आ जाएगी, तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, Q1 अपॉन में 4πε0 कॉमन आ गया। यहाँ से बचा क्या, Q2 अपॉन में R21 का स्क्वायर R21 कैप प्लस में ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब प्लस में यहाँ से क्या बचा, Q3 अपॉन में R31 का स्क्वायर और R31 कैप प्लस में Q4 अपॉन में R41 का स्क्वायर R41 यूनिट वेक्टर एंड अप टू n वाला भी आएगा यहाँ पर। तो ये कहाँ तक जा रहा है, ये हमारे पास Qn अपॉन में Rn1 का स्क्वायर Rn1 यूनिट वेक्टर। ये दिखाई दे रहा है इधर का, गायब तो नहीं हुआ ना, ठीक है, दिखाई दे रहा है। बताओ इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ रहे हो ना क्या किया मैंने, Q1 अपॉन में 4πε0, Q1 अपॉन में 4πε0, Q1 अपॉन में 4πε0, Q1 अपॉन में 4πε0 सब में है ना ये, तो कॉमन ले लिया हमने, आगे जो बचा वो लिख दिया हमने एडिशन में। अगर ये ऐसे लिखता मैं, तो ये भी इसके साथ आता, ये इसके साथ भी आता, ये टर्म इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। मैंने क्या किया, पहले ही बाहर ले लिया यहाँ पर, समझ रहे हो। अब क्या करें इसमें बताओ, देखो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट है वैसे तो इतना डेरिवेशन हमारी, ठीक है, लेकिन बुक्स में कई जगह है इसको समेशन की फॉर्म में भी लिखा हुआ है। देखो समेशन की फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे हम इसको, देखो F1 वेक्टर Q1 अपॉन में 4πε0 समेशन में मतलब क्या है, सबका क्या है, ये एडिशन में अगर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये 2 है, फिर आगे 3 हो रहा है, फिर आगे 4 हो रहा है ना, फिर
आगे इस तरीके से 5 5 5 इस तरीके से आएगा, ठीक है। मतलब क्या है 2 3 4 ऐसे चेंज हो रहा है। तो ये जो नंबर चेंज हो रहा है, अब ये कितने भी हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। इसको हम स्टैंडर्ड में कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, ऊपर यहाँ आई लगा देंगे और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे, और एक 1 तो है ही है यहाँ पर। 1 क्यों नहीं चेंज करेंगे, 1 तो सब में ही आ रहा है क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि 1 पे ही तो देख रहे हैं हम फोर्स, और इसका स्क्वायर है। और ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2 वाले को भी हम क्या लिखेंगे, आई, और ये 1 और ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर हम चला देंगे वैल्यू, आई की कहाँ से चल रही है, 2 से चली, 3 4 एंड अप टू कहाँ तक जा रही है, ये n तक जा रही है। तो ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म सुपर पोजिशन का, कि हमारे पास कितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हैं यहाँ पुट करते रहेंगे, उतना वो चला देंगे हम। मान लो 5 तक है तो ये लूप चलेगी, 2 वाली चलेगी पहले, फिर प्लस लगा देंगे, फिर 3 वाली, 4 वाली, 5 वाली, इस तरीके से। तो ये स्टैंडर्ड आ गया। 1 क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि 1 तो सब में ही है ना, वो तो सब में ही आएगा, तो 1 रहने ही दिया ऐसे ही, ठीक है। तो बुक्स में इस तरीके से है किया हुआ। आपने ये नहीं करना तो यहीं तक कर लो, ये भी सही है। यही तो दिखाना है हमने कि वेक्टर सम है, वेक्टर सम इस तरीके से हो रहा है यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात, बताओ आया समझ में, मुश्किल था क्या कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है, ये कंफ्यूज ना होना। बुक्स में कई जगह Q1 की जगह Q0 लिखा हुआ है, Q नोट बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। तो उसने Q नोट पे ले लिया अदर चार्जेस की वजह से फोर्स, ठीक है। तो उसने यहाँ पर F नोट लिख रखा होगा क्योंकि उस पर हम नेट फोर्स लगा रहे हैं Q नोट पे। तो कई बुक्स में है, लेकिन आप इस तरीके से करो, ईजी है बिल्कुल, ठीक है जी। करो इसे नोट, फिर हम इसमें न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। करो जरा ये नोट करो। हाँ जी, देखिए न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो 3 न्यूमेरिकल करेंगे आज, अभी इसके और भी न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, वो कल करेंगे। अभी आज 3 न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो जरा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में, कहता है चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड हैविंग ईच साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन 3 माइक्रोकूलम। देखो ये चार्जेस हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, तो सॉल्यूशन 1 हम यहाँ पर करते हैं जरा इसका। देखो ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। ये है A पॉइंट मान लो, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट। कौन कौन से चार्जेस हैं, 2, तो 2 माइक्रोकूलम यहाँ कर दिया प्लेस्ड, फिर है 3 माइक्रोकूलम यहाँ प्लेस्ड हो गया इस कॉर्नर पर, और 4 माइक्रोकूलम जो है वो यहाँ पर हमने प्लेस्ड कर दिया, ठीक है। और कितना है इनके बीच का जो इक्विलेटर ट्रायंगल की जो साइड है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है। तो यानी कि चार्जेस के बीच में दूरी भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी यहाँ पर, ठीक है। तो 3 माइक्रोकूलम पे आपको क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। इस 3 माइक्रोकूलम पे आपको फोर्स निकालनी है। अब देख लो, इस पर हम फोर्स निकालेंगे इस चार्ज की वजह से भी और इस वाले चार्ज की वजह से भी। एक और बात देखो, जैसे हमने पहले बात करी ना कि ये Q1 चार्ज है, ठीक है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है। Q1 इस पे फोर्स लगाएगा इधर, ठीक है, Q3 इस पे लगाएगा फोर्स इधर। जब इस पर फोर्स लगी 1 पे 2 की वजह से, और ये वाला 3 की वजह से 1 पे लगी, तो यानी कि 1 3, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर मान लो ये चार्ज गायब हो जाए, ठीक है, ये चार्ज गायब हो जाए, तो Q2 Q1 पे जितनी फोर्स लगा रहा था ना उतनी ही लगाएगा। ये नहीं कि अब क्या हो जाएगी, इसमें कोई कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, समझ रहे हो। और अगर Q3 यहाँ पर आ जाए, जैसे मान लो अब Q3 आ जाए, ठीक है, तो Q3 अब इस पे जो फोर्स लगाएगा इस साइड F13, ठीक है, तो ये नहीं कि अब 1 2 कम हो जाएगी कि 3 आ गया तो 3 ने लगाई इस पे इधर, ठीक है, तो अब 1 2 वाली कम होगी, नहीं, 2 जितनी 1 पे लगा रहा था वो तो लगाएगा ही लगाएगा, 3 जितनी लगा रहा है वो अलग से लगाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि कोई चार्ज आ जाए या चला जाए तो जितनी फोर्स पहले लग रही है वो उतनी लगा के रखेगा। मान लो Q2 Q1 पे फोर्स जो लगा रहा है, ठीक है, तो अब जब Q3 आ गया तो Q3 अलग से फोर्स लगाएगा। ये नहीं कि ये वाली अफेक्ट होगी उसकी वजह से, ऐसा नहीं होता। चाहे अब नंबर ऑफ चार्जेस कितने भी आ जाए, जो फोर्सेस पहले लग रही हैं वो अफेक्ट नहीं होंगी। क्लियर है इतनी बात, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पर देखो जरा सुपर पोजिशन कैसे लग रहा है। अब हमें 3 माइक्रोकूलम पर क्या निकालना है, चार्ज जो है फोर्स निकालनी है। 3 माइक्रोकूलम के चार्ज पर फोर्स निकालनी है, तो A की वजह से लगेगी और C की वजह से लगेगी, ठीक है। तो देखो C की वजह से जो लगेगी, ये वाला भी प्लस है, वो वाला भी प्लस है, तो यानी कि ये इसको इधर रिपेल करेगा। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये F1 फोर्स हो गई, ठीक है, या इसको मैं F2 दे लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको F2 लिख लेता हूँ, आप कुछ भी लिख लेना, ठीक। ये वाला 2 है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल ही करेगा, और ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है इसी लाइन पे ही करेगा। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसको मैंने F1 नाम दे दिया। आप इसको क्या लिख सकते थे, FB पर लगी A की वजह से, और इसको क्या लिख सकते थे आप, FB पे लगी C की वजह से, ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। क्लियर है 1 और 2 से, क्योंकि 2 ही फोर्सेज हैं, तो इस तरीके से हम लिख देते हैं इसको। बताओ कोई दिक्कत इसमें,
ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर F1 और F2 निकाल लूंगा पहले, ठीक है, F1 F2 निकाल लूंगा। तो F1 F2 जब मैं निकाल लूंगा कूलम्स लॉ से, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या आएगी एक रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, दो फोर्सेज हैं, तो दो फोर्सेज इस तरीके से हैं, तो यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा, ये देख लो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये रिजल्टेंट आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, रिजल्टेंट। और यही तो वेक्टर सम था, यही क्या था, वेक्टर सम था। अगर आपको याद हो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसी टाइप का लग रहा है ये, या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, समझ रहे हो। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा ना कि सिंपली उसको ऐड कर दिया, वो तो एक आपको दिखाया गया कि वेक्टर सम इस तरीके से एडिशन होगी। अब वेक्टर सम मान लो अब दो फोर्सेज हैं, इसमें किस तरीके से वेक्टर सम होगा, एंगल आ गया ना इनमें। अब मान लो अगर दो फोर्सेज ऐसे होती, ये एक F1 है और एक ये F2 है, ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं इसमें कि F1 प्लस में माइनस ऑफ F2, तो F1 माइनस में F2, इस तरीके से हम लिख देते या नहीं। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, एंगल आ गया, तो एंगल के लिए तो फिर वही वेक्टर वाले एडिशन वाले कहानी चलेगी या नहीं चलेगी, बताओ। कर तो हम एडिशन ही रहे हैं यहाँ पर। तो F1 F2 की जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी F, उसका फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताओ बताओ। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 कोस थीटा, और थीटा कितना है इसमें, थीटा होता है इन दो फोर्सेस के बीच का एंगल। अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा या नहीं होगा, बताओ। क्लियर है ये बात, कौन से एंगल हैं ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है ना, इस वजह से। और ये चीज़ ध्यान रखना, ये लाइन जैसे थी हमारे पास, तो इसी लाइन पे F1 लग रही है, इन दोनों के बीच में ये लाइन ज्वाइन हो रही है, तो इसी लाइन पे फोर्स लग रही है, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। क्लियर है। तो अब F1 F2 निकाल लूँ और यहाँ पुट करूँ तो दिक्कत कोई नहीं है, क्योंकि थीटा हमें पता चल गया 60 है, तो कोस 60 कितना होता है आपके पास, 1/2 होता है, पता है या नहीं बताओ। कोस 60 कितना होता है जी, 1/2 होता है, ठीक है, ये तो 10th का ही है आपके पास। चलो F1 F2 निकालते हैं, देखो जरा यहाँ पर F1 के लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, 1 में, या मैं K से करूँ, ठीक है, 1/4πε0, तो K ही होता है 9 × 10⁹, तो K Q1 Q2। अब देखो जरा फोर्स हम नॉर्मली जो हमें पता है वो क्या होती है हमारे पास, Q1 Q2 ओवर में R² होती है, कहाँ से आई है, कूलम से, ठीक है। तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ F1, तो किस तरीके से लिखोगे बताओ, ये फोर्स ऑन 3 माइक्रो कूलम ड्यू टू 1 वाली निकाल रहे हैं ना, तो यानी कि ये 2 माइक्रो कूलम वाली, तो 2 माइक्रो कूलम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो K की वैल्यू क्या आएगी, 9 × में 10⁹, Q1 कितना है इसमें हमारे पास, ये ले लो 3 माइक्रो है तो 10⁻⁻6 लगेगा, फिर 2 माइक्रो कूलम है ये वाला, तो 2 × में 10⁻⁻6। R देखो यहाँ कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो R 10 है, तो 100 करेंगे तो मीटर आ जाएगा, तो यानी कि 1/10 आ गया, तो 1/10 का स्क्वायर हो गया यहाँ से। तो देखो यहाँ पर सोल्व कर लो इसको, -6 -6 -12 और +9 -3, तो 10 की पावर ये आ गया कितना हमारे पास, -3, ठीक है। और ये कितना आ रहा है, 3 2 6 एंड 6 9 54, ये 54 है, अपॉन में 1/10 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, और ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो ना, अपॉन में है ना, 1/में, तो ये 10 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो यानी कि ये 100 यहाँ आ गया, समझ रहे हो ना ये चीज़। तो क्लियर है, 1/में है ना, इस वजह से, तो इसको पलटेंगे तो ये उस साइड चला जाएगा, समझ रहे हो, -2 नहीं जाएगा, कहीं सोच रहे होंगे 10 का स्क्वायर -2 में जाएगा, ये तो ऑटोमेटिकली जाएगा, जैसे हम करते नहीं थे ऐसे 1/3 3/4, तो कैसे लिखते थे इसको, ये 4/3 आ जाता था, ये वाली टर्म का ऊपर पलट के लिख देते थे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ भी यही किया, ये वाली टर्म को कैसे लिखा हमने, 10/1 का स्क्वायर, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये 10 की पावर 2 है, -2 और +2 क्या हो गया, -1, तो ये कितना आएगा, 54 × में 10 की पावर -1 न्यूटन, यहाँ पर आ गई फोर्स F1, ठीक है जी। क्लियर है, कितनी आई हमारे पास, ये 54 × में 10 की पावर -1, ठीक। उसके बाद देखो जरा यहाँ पर F2 निकाल लो, F2 भी इसी तरीके से निकलेगी, K की वैल्यू 9 × में 10 की पावर 9, Q1 यही है हमारे पास, 3 वाला ही है, 3 × में 10 की पावर -6, माइक्रो पता है ना, 10 की पावर -6 लिखते हैं माइक्रो को, और ये Q2 अब ये वाला हो जाएगा 4, ठीक है ना, तो 4 माइक्रो कूलम वाला, तो 4 × में 10 की पावर -6, अपॉन में भी वही डिस्टेंस तो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 1/10 मीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1/10 का स्क्वायर, यानी कि ये उसी तरीके से 10 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी जब हम पावर्स को सोल्व करेंगे तो ये -6 -6 -12 और ये प्लस का 9 क्या आ जाएगा, -3, तो 10 की पावर ये -3 और
ये कितना आ गया 4 3 12, 4 3 12 एंड 12 9 का कितना होता है 108 होता है, ठीक है। और ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये 10 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 100, यानी कि 10 की पावर 2, वही सेम कहानी। तो -3 और +2 कितना हो गया -1, तो ये कितना आ रहा है 108 इंटू में 10 की पावर -1 न्यूटन। बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब देखो F1 F2 निकल गया, यहाँ पर वैल्यूज पुट करो। अब यहाँ है मेन कहानी कैसे करना है हमें, यहाँ यहीं पर अड़ जाते हैं ये क्वेश्चन। ये तो चीज़ समझ में आ गई ना। कई बच्चों को लगता है यहाँ सुपरपोजिशन कहाँ लगा, ऐसे क्वेश्चन में बच्चों का क्वेश्चन यही होता है मुझसे कि इसमें सुपरपोजिशन कहाँ लगा। ये सुपरपोजिशन ही तो लगा है, ये वेक्टर सम इसी तरीके से तो करते थे हम, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्लास 11th में, यही फॉर्मूला नहीं था। तो वहाँ उसने यही तो लिखा था कि वेक्टर सम होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपकी फोर्सेस एंगल्स पे आ रही हैं, तो एंगल्स के अकॉर्डिंग तो फिर यहाँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही लगेगा। वेक्टर एडिशन ही कहा है ना उसने, तो वेक्टर एडिशन इस तरीके से हो रहा है। चलो जी देखो F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 54 इंटू में 10 की पावर -1 का स्क्वायर हो गया। F2 कितना है 108 इंटू में 10 की पावर -1, इसका भी स्क्वायर हो गया। प्लस में 2 F1, 2 मतलब F1 कितना है 54 इंटू में 10 की पावर -1, ठीक है जी। और यहाँ पर साथ में क्या चल रहा है, पूरा रूट में चल रहा है यहाँ, ठीक है। F1 F2 कितना है हमारे पास 108 इंटू में 10 की पावर -1, ठीक है जी। इसको मैं ऐसे लिख दूँ, देखो ये रूट में चल रही है वैल्यू सारी, ठीक है। यहाँ से ये कितना आ गया था 108 इंटू में 10 की पावर -1 न्यूटन आ गया था, ठीक है। ये आया। और cos 60 कितना होता है आपके पास 1/2 होता है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1/2 होती है, क्लियर है, ठीक है। और sin 60 क्या होता है जल्दी से तो √3/2। तो ये सब चीज़ें देख रहे हो यहाँ यूज़ होने वाली हैं, कईयों ने 10th में छोड़ दिया होगा क्या करना है, लेकिन यहाँ फिर आ गया आपके पास ये, ठीक है ना। मैथ्स में था ना ट्रिग्नोमेट्री में sin 60 cos 30 वही सब है, ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गई, ठीक। यहाँ से देखो आप जरा, ये 2 से ये 2 तो कट गया, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करें। आप सोचोगे यार इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, कुछ नहीं है, सिंपल है। देखो कैसे करना है, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ऐसे क्वेश्चंस में वो आपको थोड़ा सा देगा इजी करके। देखो क्या है, ये 54 है, 54 इंटू में 10 की पावर -1 का ये क्या है स्क्वायर है। अब इसको भी 54 बनाओ, कैसे बनाओगे 108 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू में 54, देख लो 108 ही होता है, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस में यहाँ पर देखो जरा, ये 54 इंटू में 10 की पावर -1 तो है ही है। इस 108 को भी मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू में 54 और साथ में 10 की पावर -1। देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इधर ये स्क्वायर है, इधर इसका ये स्क्वायर है, और इधर भी ये टर्म देखो 2 बार है ना, तो इधर भी स्क्वायर आ गया। तो यानी कि स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दिखाई दे रहा है। तो यानी कि 54 इंटू में 10 की पावर -1 का स्क्वायर कॉमन है। तो यहाँ क्या बचा 1 का स्क्वायर, 1 बचा ना यहाँ, तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस यहाँ क्या बचा ये 2, ये तो इसका स्क्वायर तो ये बाहर आ गया। अब ये बचा यहाँ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। यहाँ क्या बचा देखो, ये 54 और ये 54 इंटू 10 की पावर -1, मतलब ये स्क्वायर बाहर, यहाँ क्या बचा सिंपल 2 है यहाँ पर, तो ये सिंपल 2 आ गया। बताओ कोई दिक्कत। तो यहाँ से हमारे पास देखो इसका स्क्वायर रूट से कटेगा, तो ये सिंपल 54 इंटू में 10 की पावर -1 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है कोई, तो यहाँ पर 4 और 1 5 और 2 कितना हो गया 7, तो ये रूट में 7। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, बस यहाँ पर आप छोड़ सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है जी। तो नेट फोर्स देख लो इस तरीके से आई है। तो ये क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ही क्वेश्चन है। वो बात अलग है कि वहाँ जब हमने ड्राइव किया तो सिंपल एडिशन दिखा रहे थे, ठीक है, क्योंकि करने का वो तरीका है वो, ठीक है ना, एडिशन ही करनी है। लेकिन उसने बोल दिया था कि वेक्टर सम वाली एडिशन है वो, ठीक है ना। अब यहाँ पर वेक्टर सम कैसे होगा, अगर दो फोर्सेज ऐसे किसी एंगल पे हो, तो यहाँ तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वाली कहानी नहीं बन गई। बताओ ऐसे नहीं होता था। यहाँ बस ये इस तरीके से दिया हुआ है, आपने इस तरीके से पढ़ा हुआ है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे नहीं करते थे। ये ए होता था, ये बी होता था, और ये वाला हमारा नेट रिजल्टेंट होता था। तो पैरेललोग्राम ही तो बनाते थे इसमें आप, ऐसे याद आया कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। बताओ जी, करो नोट इसको, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। करो इसको नोट। देखो जी अब सॉल्यूशन 2 देखो जरा, क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, कहता है चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड at the corners of the square ABCD respectively, having each side root में 4.5 meter. Find the net force at the center of the square where a charge of 1 microcoulomb is placed. मतलब क्या कह रहा है, देखो
यहाँ पर ये कह रहा है कि एक ये स्क्वायर है, ठीक है, इस तरीके से ये एक स्क्वायर है, ठीक, जो कि वो क्या कह रहा है ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए यहाँ बना दो, बी यहाँ, ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, ए बी सी डी, ये भी ध्यान रखना, ये नहीं ए फिर बी यहाँ लिख दो और सी यहाँ लिख दो और डी यहाँ लिख दो, मतलब आप लिख सकते हो ऐसे, देखो ए बी फिर सी यहाँ आना चाहिए, डी यहाँ आना चाहिए, ऐसे सीरीज में होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता ए बी सी डी, ऐसे नहीं। रिस्पेक्टिवली मतलब क्या है, रिस्पेक्टिवली का तो यहाँ मतलब ये हो गया कि ए बी सी डी मतलब क्या, कि ए पे ये है, बी पे ये है और सी पे ये है और डी पे ये है, ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया रिस्पेक्टिवली, मतलब चार्जेस की वैल्यू ये है, ठीक है। लेकिन जब स्क्वायर में लिखते हैं ना हम ए बी सी डी, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कैसे लिखना है, ए बी सी डी, ये मत कर देना ए बी सी डी, ऐसे नहीं, ठीक है, ये चीज़ इस तरीके से लिखनी है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है 2 माइक्रो कूलम है और यहाँ पर क्या है आपके पास 3 माइक्रो कूलम है, रिस्पेक्टिवली बोल रहा है ना उसने, और फिर क्या है 4 माइक्रो कूलम और फिर है 5 माइक्रो कूलम, ठीक है। और इनकी जो साइड दी हुई है वो कितनी दी हुई है, रूट में 4.5 मीटर, ऑब्वियस वाला स्क्वायर है तो सबकी यही होगी, ठीक है ना, सारी साइड्स यही होंगी, इक्वल साइड्स होती हैं। फाइंड द नेट फोर्स एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे आपको निकालना है, और जिस पर चार्ज कितना पड़ा है यहाँ, मान लो ये O है सेंटर, 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है, ठीक है जी, इस पे आपको फोर्स निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे होगा सिंपल, देखो सबसे पहले तो दो छोटी छोटी सी बातें क्या हैं, स्क्वायर में इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि ये स्क्वायर है, ठीक है, ये इसके डायगोनल्स होते हैं ना, क्या होते हैं ये डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, ये डायगोनल्स क्या करते हैं जी, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, एक तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और इसमें ये चारों इक्वल हो जाते हैं, क्यों इक्वल हो जाते हैं, बिकॉज इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। मतलब मान लो ये ए बी सी डी है, तो आपको याद रखना है इसमें कि ए सी इज इक्वल टू में बी डी होता है, पता ही होगा वैसे तो ये, ठीक है। साथ ही साथ ये डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो मतलब क्या है कि ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और ये चारों भी इक्वल ही होंगे बिकॉज ये आपस में इक्वल है, बड़ी वाली आपस में इक्वल है। क्लियर है इतनी बात। जैसे मैं कहूँ यहाँ AC 10 है और ये वाला BD भी कितना है 10 है, अब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये 5 कट कर रहा होगा, ये भी एक दूसरे को हाफ कट कर रहे होंगे, तो 5 तो ये चारों भी इक्वल नहीं हो गए, ये मतलब है कहने का, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि AO इक्वल टू में BO इक्वल टू में CO इज इक्वल टू में DO होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर रहेगी, बताओ याद रहेगा ये, ठीक है। तो बस ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है स्क्वायर का, छोटी क्लासेस वाला, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। देखो जरा, अब करते हैं हम यहाँ पर बात 1 माइक्रो कूलम पे फोर्सेस की, ठीक है। तो देखो ये चारों ही इस पे फोर्स लगा रहे होंगे, जैसे ऊपर पोजीशन में आपको बताया था, किसी एक चार्ज पर दूसरे सभी चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ नेट फोर्स क्या होती है, अब यहाँ पर देखना क्या होगा, ऐसा नहीं कि सीधा एडिशन हो रही है उनकी, देखना वेक्टर सम कैसे निकलेगा। देखो सबसे पहले तो हमें इतना पता है कि अगर ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है तो यानी कि इनकी लाइन ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, इस वाले की भी लाइन ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, तभी वो फोर्सेस बताएगा, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग पे ही फोर्सेस निकलती हैं। तो लाइन ज्वाइनिंग कर दो जी पहले तो यहाँ, मतलब ये डायगोनल बना दो, ठीक है। इस वाले के लिए भी क्या करो, डायगोनल बना दिया हमने ये, ठीक है जी। और ये इसका सेंटर है O, 1 माइक्रो कूलम है यहाँ, ठीक है। अब देखो बहुत ईजी है, इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगी, क्लियर, इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगी, और ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो यानी कि यहाँ पर फोर्स ऐसे लगेगी, ठीक है। इसको मैं क्या बोल दूँ, FA बोल दूँ, क्लियर। ये वाला चार्ज इसको फोर्स लगाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा, ये रिपेल ही होगा इस डायरेक्शन में, क्लियर। ये कौन सी फोर्स हो गई हमारी, FC फोर्स हो गई। बताओ कोई दिक्कत इतने में, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ये वाला जो चार्ज है, ये वाला इसको रिपेल करेगा, कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। ये यानी कि ये कौन सी फोर्स है, FB, और ये वाला भी इसको रिपेल करेगा, तो ये इधर जाएगा, तो ये कौन सा हो गया, FD फोर्स हो गई। इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, बताओ। नहीं तो आप कहते हैं ये तो हम ऐसे लिखेंगे, मान लो ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो FB की जगह हम लिखेंगे इसको FOB, O पे लगी B की वजह से, वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ईजी कर रहे हैं थोड़ा सा। बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, देखो अगर आप ध्यान दो, इसमें हम क्या करेंगे, इनमें फोर्सेस निकाल लेंगे। क्या करेंगे, फोर्सेस,
तो वो कैसे निकलेंगी, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये दो फोर्सेस निकाल लेंगे, फिर इनका रिजल्टेंट फोर्स देखेंगे कि कहाँ आ रही है, फिर ये दो फोर्स निकाल लेंगे, इनका रिजल्टेंट देखेंगे कि कहाँ आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एफ ए निकालते हैं। देखो एफ ए निकालते हैं, फॉर्मूला हमें पता ही है के Q1 Q2। तो यहाँ Q1 क्या है बताओ, Q1 हम 1 माइक्रोकूलम मान लेते हैं। ठीक है, 1 इंटू में 10 की पावर -6, और एफ ए है ना, ए की वजह से है, तो ये वाला हमारा Q2 मान लें हम इसको, तो ये हो गया 2 इंटू में 10 की पावर -6। ठीक है, अब बात आती है डिस्टेंस की, ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो हमें तो साइडें गिवन है। ठीक है, अब वही वाला कंसेप्ट आ गया। देखो अगर हमें साइड्स गिवन हैं तो हम ये डायगोनल निकाल सकते हैं। देखो जरा ध्यान से, ये भी कितना है यहाँ पर 4.5 है, ये यहाँ 90 डिग्री। अगर ये वाला ट्रायंगल लूँ मैं ए बी सी, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस लगाओ जरा यहाँ पर। तो ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यानी कि रूट में 4.5 है इसका स्क्वायर, प्लस में रूट में 4.5 इसका स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत, ये स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ पर ये 4.5 कितना होता है हमारे पास 9.0 आएगा, यानी कि 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर आ गया ये, तो ए सी कितना आ जाएगा, रूट में ये 9 आएगा, तो यानी कि ये आ जाएगा 3। ठीक है, ±3 आएगा, पता नहीं तो रूट में से कोई वैल्यू आती है तो +-3 होती है। ठीक है ना, क्योंकि देखो ना +-3 क्यों कह रहे हैं हम, देखो कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो √4 है, इसको हम लिखते हैं +-2, बिकॉज यहाँ पर आपको पता है कि 2 का स्क्वायर करके भी 4 आएगा और -2 का स्क्वायर करके भी 4 आएगा। तो हमें यही नहीं पता होता यहाँ ये √4 में प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं, बिकॉज क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे अगर तो 4 आएगा ना, समझ रहे हो, दोनों साइड स्क्वायर करो 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस का 4 आएगा, +2 का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस का 4 आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी कोई वैल्यू होती है तो +- लिखते हैं। लेकिन यहाँ तो हमें पता है डायगोनल माइनस में तो हो नहीं सकते, तो हम प्लस वाला ही ले रहे हैं। ठीक है, तो ये ए सी की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, मीटर में आएगी जो भी है ये। ठीक, उसके बाद आपको ये चीज़ बोली गई थी कि जो ये डायगोनल्स हैं आपस में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब क्या हो रहा है, ये इसका हाफ होगा, ठीक है ना, इस पूरी का हाफ ये है, ठीक है ना, और ये इसके इक्वल होगा। तो मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर निकाल लेंगे ए ओ इज इक्वल टू में बी ओ इज इक्वल टू में सी ओ इज इक्वल टू में डी ओ, वो क्या हो जाएगा 3/2, हाफ हो जाएगा ना, इसका हाफ ये होगा। तो यही तो सब कुछ है, यहाँ पर भी यही कहानी है जो मैंने आपको बताई। ठीक है जी, तो 3/2 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस भी 3/2 मीटर, ये भी 3/2, ये भी 3/2, ये भी 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर 3/2 का क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो के की वैल्यू रखो 9 इंटू में 10 की पावर 9 इंटू में 10 की पावर -6, और 10 की पावर -6 कितना हो गया 10 की पावर -12 इंटू में 2, और ये 2 का स्क्वायर ऊपर जाके 4 बन जाएगा, और ये नीचे 3 का स्क्वायर 9 रहेगा। तो 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, ये 8 इंटू में 2 4 दा 8, और 12 माइनस का और ये प्लस का कितना हो गया -3, तो 8 इंटू में 10 की पावर -3 न्यूटन ये आ गया। ठीक है, अब हम निकाल लें किसका, FC का। FC का निकाल लो जरा, FC फोर्स। देखो वेक्टर वेक्टर खुद लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। K की वैल्यू रखूंगा 9 इंटू में 10 की पावर 9, ठीक है। Q1 इसमें भी 1 माइक्रोकूलम है, 10 की पावर -6 आ गया। और अब C पे चार्ज होगा ना, ये Q2 मान लेंगे हम 4 माइक्रोकूलम, तो मतलब 4 इंटू में 10 की पावर -6। समझ में आ रहा है ना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ सिंपल। क्या फॉर्मूला होता है, K Q1 Q2 अपॉन में R², वेयर K इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू में 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है, चलो क्लियर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। समझ में आ गई होगी बात, ये तो ठीक है। उसके बाद देखो जी, यहाँ पर क्या था हमारे पास, नीचे तो 3/2 का स्क्वायर है, तो 3/2, 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4, ये ऊपर आ गया। समझ रहे हो, जैसे यहाँ किया था। ठीक, ये 9 से ये 9 कैंसिल, कितना आ रहा है ये देखो आपके पास 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू में 10 की पावर -3 आ जाएगा, -6 -6 -12 और +9 माइनस का 3। ठीक है जी, ये भी न्यूटन में आ गया। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, अब क्या करें बताओ। देखो अब इसमें हम रिजल्टेंट फोर्स देखेंगे। रिजल्टेंट फोर्स कैसे देखेंगे, देखो जरा खुद से देखो आप, यहाँ इन दोनों में रिजल्टेंट फोर्स हम देख रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे हम देखेंगे, इस चार्ज पे ये भी लगा रहा है फोर्स और ये भी लगा रहा है। अब यहाँ सुपरपोजिशन सिंपली अप्लाई हो जाएगा, जैसे आपको वेक्टर हम बोला था। ठीक है, वो कैसे होता है बताओ, एक क्या है प्लस में और एक है माइनस में, बिकॉज अपोजिट है ना डायरेक्शन। ठीक है, तो यानी कि एक प्लस है और एक क्या है माइनस है। क्लियर है, अब यहाँ पर हम माइनस कौन सी करें, खुद सोचो जरा, माइनस कौन सी करेंगे। देखो
जो बड़ी फोर्स है वो प्लस की रहेगी, जो छोटी है वो माइनस होगी। तो हम कैसे करें इसमें बताओ, ये वाला चार्ज बड़ा है ना, ये चार्ज बड़ा है तो इस पर ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा, तो एफ सी बड़ी है। और यहाँ से आपको पता भी चल रहा है एफ सी की वैल्यू ये आ रही है और एफ ए की वैल्यू ये आ रही है, तो यहाँ 10 की पावर्स तो सेम है, तो इससे कंपैरिजन होगा, तो एफ सी ज़्यादा। और वैसे भी यहाँ से चार्ज से पता चल ही रहा था ये ज़्यादा चार्ज है, ये क्या है, छोटा चार्ज है, तो ये वाला चार्ज इस पर ज़्यादा लगा रहा होगा। अब कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है, आपने जो कहा था फोर्सेज इक्वल होती हैं, वो दो चार्जेस के बीच में होते हैं। अगर ये दो चार्ज होते हैं ना सिर्फ कि ये इस पे इतनी लगा रहा है, ये वाला इस पे इतनी लगा रहा है, ये तो बात ही नहीं हो रही है इस पे ये वाला कितनी लगा रहा है और ये वाला कितनी लगा रहा है, ये बात हो रही है। समझ रहे होंगे बात को। तो देखो जी यहाँ पर अब हमें यहाँ अगर नेट रिजल्टेंट फोर्स देख रहे हैं हम, यानी कि ये जो चार्ज है इन दोनों की वजह से किस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो वो करेगा एफ सी की वजह से, बिकॉज एफ सी ज़्यादा है, तो यानी कि नेट रिजल्टेंट इधर आएगी। तो मैं इसको F1 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ इसको, F1। तो F1 क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर FC माइनस में FA। अब देखो यहाँ पर एक्चुअल में तो ये क्या लगा है हमारे पास, सुपर पोजिशन ही लगा है। कैसे, FC प्लस में माइनस ऑफ FA, एडिशन ही हो रही है सिंपल, ठीक है, तो सुपर पोजिशन ही लग रहा है। क्लियर है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा जैसे हमने डेरिवेशन की थी, ठीक है, वो भी यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई हो रही है चीज़, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पर भी आएगी अभी वो कहानी, ठीक है, देखना भी कि कैसे। तो वेक्टर सम डायरेक्ट ऐसे भी हो सकता है अगर फोर्सेस कैसी हैं आपकी एक ही लाइन में, लेकिन अगर किसी एंगल पे है तो फिर वहाँ पर क्या लगता है, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगता है। चलो जी, अब FC कितना आया हमारे पास, 16 इंटू में 10 की पावर -3 माइनस ऑफ 8 इंटू में 10 की पावर -3। अब देखो जैसे सुपर पोजिशन में किया था, ये डायरेक्ट किया था हमने, उसके बाद इनकी वैल्यूज रखी थी ये वाली यहाँ, ठीक है, तो ये यहाँ रखते या तो, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास नंबर थे तो हमने उनको सोल्व कर लिया डायरेक्ट, फिर यहाँ रखा, ठीक है ना। जैसे सुपर पोजिशन में क्या किया था, इनके फॉर्मूले रखे थे ना यहाँ पर, F12 का, ठीक है, 1 पे लगी 2 की वजह से, फिर 1 पे लगी 3 की वजह से, वो सारी फोर्सेस ऐड करी, तो उनके फॉर्मूले हमने वहाँ पर लिखे थे। तो वहाँ तो फॉर्मूला था तो फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पर वैल्यूज ही हुई थी तो पहले उनको सोल्व किया फिर यहाँ पर रख दिया। समझ रहे होंगे बात को। चलो जी, यहाँ से देखो जरा 10 की पावर -3 कॉमन लो, तो ये 16 बचा, इधर से 8 बचा, कितना बचा ये 10 की पावर -3 इंटू में 8, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 8 इंटू में 10 की पावर -3 न्यूटन। दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा होगा इतना तो, ठीक है। क्या आ गया यहाँ से, 8 इंटू में 10 की पावर -3 न्यूटन आ गया, ठीक है जी। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद क्या करें, यही सेम काम इनमें करो, FB निकाल लो, FD निकाल लो। चलो जी, FB निकालते हैं, पहले FB निकालते हैं। देखो ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी ना इतनी, ठीक है। तो FB निकाल दो यहाँ से। FB के लिए भी ये डिस्टेंस हो गया इनके बीच का, वो कितना निकला हमारा DO, वो 3/2 ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही K 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 1 माइक्रो कूलम ये, और Q2 क्या लेंगे हम, इसमें कौन सी निकाल रहे हैं हम, FB निकाल रहे हैं, FB निकाल रहे हैं ना, तो यानी कि ये B वाला 3 माइक्रो कूलम, तो 3 इंटू में 10 की पावर -6 अपॉन में 3/2 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4। समझ रहे हो ना, जैसे यहाँ किया था ये वही कंसेप्ट, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पर देखो जरा क्या आ रहा है आपके पास, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 आ रहा है, देखो 4 3 ज़ा 12 इंटू में 10 की पावर वही -6 -12 और +9 10 की पावर -3, ठीक है जी, न्यूटन। ऐसे ही FD निकाल लो, 9 इंटू 10 की पावर 9 यानी कि K, Q1 इसमें भी 1 माइक्रो कूलम है, और Q2 क्या हो जाएगा, देखो FD D की वजह से लग रहा है तो 5 आएगा, 5 इंटू में 10 की पावर -6 अपॉन में 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9 और यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये 9 से 9 कैंसिल, क्या आ रहा है यहाँ पर देखो 5 4 ज़ा 20 और इंटू में 10 की पावर -3 आ जाएगा, बिकॉज -6 -12 प्लस 9 क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। क्लियर है ये बात, बताओ, ठीक है जी। तो FB FD आ गया। अब यहाँ पर भी आप देख लो नेट रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों की वजह से ये चार्ज कहाँ एक्सपीरियंस कर रहा होगा, फोर्स बड़े वाले चार्ज की वजह से, या फिर फोर्स देख लो किसकी ज़्यादा है, D वाले की ज़्यादा है, तो यानी कि FD ज़्यादा है FB से, तो यानी कि इन दोनों की नेट रिजल्टेंट कहाँ जा रही होगी, यहाँ जा रही होगी, ये F2 मान लिया हमने, ठीक है। नहीं तो बड़े चार्ज की वजह से ऑब्वियसली बात है इधर जाएगा, ये वाला छोटा चार्ज है इधर कम फोर्स लगेगी, ये वाला ज़्यादा लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है कहानी, ठीक है जी। तो यहाँ पर F2 क्या आ जाएगा, FD माइनस में FB करेंगे, तो ये आ जाएगा 20 इंटू में 10 की पावर -3 माइनस में 12 इंटू में 10 की पावर -3, माइनस करो 10 की पावर -3 तो कॉमन ले लो, 20 में से 12 गया 8 और इंटू में 10 की पावर -3 न्यूटन, जैसे ये किया था, ठीक है। क्या अभी खत्म हो गया क्वेश्चन, नहीं अभी कहाँ, अभी तो ये दो रिजल्टेंट फोर्स आई ना इनकी, अब इनकी भी नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगी, वो कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, ऐसे ये चार्ज ऐसे एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, क्योंकि दो फोर्स F1 इधर F2 इधर, तो अब ये ऐसे एक्सपीरियंस करेगा।
तो उसके लिए वही है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वाली कहानी लगाएंगे। इसमें भी लग सुपर पोजिशन ही रहा है, वेक्टर सम ही तो कर रहे हैं फोर्सेस का, लेकिन यहाँ एंगल में आ गई किसी में फोर्स, यहाँ पर एंगल में नहीं थी ये दोनों, तो नॉर्मली एडिशन हो गई है ना इन दोनों की भी। लेकिन अब ये दोनों फोर्स F1 और F2 क्या है, किसी एंगल पे, एंगल कितना है ये 90 डिग्री का बताया था आपको ये, ठीक है ना, ये बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, ठीक है, और साथ में जो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, वो कितने पे करती हैं 90 डिग्री एंगल पे कट करती हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ अब, देखो जी F इज इक्वल टू मेगा नेट रिजल्टेंट फोर्स F है, तो हमें पता है इसमें F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 कोस थीटा, और कोस थीटा, थीटा यहाँ कितना है ये वाला, दो फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, स्क्वायर में 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो कोस 90 क्या होता है जल्दी से बताओ, 0 होता है। तो यहाँ पर तो हमें ये साफ पता चल रहा है कि ये टर्म तो क्या हो गई 0 हो गई, बिकॉज ये कोस 90 है ना, ये तो 0 हो गई, पता चल गया आपको कोस 90 है इस वजह से, ठीक है। यहाँ F1 स्क्वायर प्लस में क्या बचा, सिर्फ F2 का स्क्वायर बचा, तो बस इसको कर लो, कितना है F1 8 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर, और F2 भी यही है 8 इंटू में 10 की पावर -3 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो आप कॉमन ले सकते हो, 8 इंटू में 10 की पावर -3 का स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचा 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ भी क्या बचा 1, क्योंकि इन दोनों में से तो ये बाहर आ गया, तो 1 का स्क्वायर 1, तो इस स्क्वायर से तो ये रूट कट जाएगा, तो सिंपल आ जाएगा 8 इंटू में 10 की पावर -3, और ये वाला क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये क्या आ गया 2, और रूट तो है ही इसमें, तो रूट में 2। तो ये आपके पास नेट फोर्स आ गई है ऑन 1 माइक्रो कूलम, ठीक है जी, सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे नेट फोर्स आई है, कितनी आपके पास 8 इंटू में 10 की पावर -3, और साथ में क्या है √2। बताओ जी समझ में आया क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी, कुछ भी मुश्किल तो नहीं है इसके अंदर, बताओ मुश्किल था क्या, ईजी है, बस कैलकुलेशन है, एक दो बार करोगे तो आ जाएगी, है सिंपल ही कंसेप्ट है, बस आपके समझना है। और मेन ये चीज़ समझनी है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि उसने कहा था वेक्टर सम है, तो वेक्टर सम यहाँ दो फोर्सेस अगर एंगल पे हैं किसी, तो फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग निकलेगा, है तो वेक्टर सम ही। बताओ जी आया समझ में, करो इसे नोट, फिर करते हैं हम ये क्वेश्चन नंबर 3, करो इसे नोट। देखो जी अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, देखो क्या कहता है इसमें आपके पास, फाइंड द नेट फोर्स ऑन 1 कूलम, और ये आपको वो ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो ये ट्रायंगल बना लेते हैं हम यहाँ पर, 1 कूलम पे उसने कहा है क्या, नेट फोर्स निकालनी है, ठीक है, ये A दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है, ये C दिया हुआ है, और चार्ज इस पे ये Q है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, और A है साइड, A है, और 1 माइक्रो कूलम पे आपको निकालनी है, ठीक है जी। ये है देखो क्वेश्चन, तो यहाँ से हमें इतनी तो समझ में आ गई बात कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, बिकॉज साइड सारी क्या है इसकी इक्वल है, A दी हुई है, ठीक है। देखो वैसे मैं आपको बताऊं एक चीज की, कोई भी पॉलीगन दे रखा हो, रेगुलर पॉलीगन कोई भी दिया हुआ हो, अगर उसके सेंटर पे आपसे क्या पूछा जाए, फोर्स पूछा जाए, और उस रेगुलर पॉलीगन पे क्या हो, चार्जेस इक्वल हो, इक्वल किस सेंस में, या तो प्लस में सारे हों सेम, या माइनस में सारे सेम हो, तो उस केस में अगर वो सेंटर पे पूछता है, सेंटर पे चार्ज कुछ भी है चाहे, तो उस केस में 0 होती है, आंसर क्या होता है उस केस में 0 होता है, ये चीज याद रखना। तो ये भी रेगुलर पॉलीगन ही है, क्लियर है, रेगुलर पॉलीगन है, और पॉलीगन तो समझते हो ना, ट्रायंगल आ गए उसके अंदर, स्क्वायर आ गए, पेंटागन आ गए, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये रेगुलर ही है, और साइड्स क्या है इसकी इक्वल है, इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और मेन बात क्या है, पॉलीगन में चार्जेस सेम है, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, तो इसके सेंटर पे चार्ज जो होगा हमारे पास, मतलब चार्ज पे जो फोर्स होगी वो क्या होगी 0 होगी। तो फोर्स एट द सेंटर इन विच चार्जेस आर सेम, और सेम पोलैरिटी, मैग्नीट्यूड सेम पोलैरिटी, तो क्या होगा सेंटर पे फोर्स 0 होती है, ये चीज़ याद रखना। लेकिन इसको हम करेंगे, क्यों करेंगे कि अगर मान लो आपके पास न्यूमेरिकल में यहाँ कुछ वैल्यूज आ गई, तो आपको पता तो होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो करते हैं, देखो जी हमें ये पता है इक्विलेटर ट्रायंगल है ये, तो ये इसकी मीडियन हो गई AD, क्लियर है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से अगर हम यहाँ देखें, ये हमारे पास O पॉइंट हो गया मान लो, ठीक है, ये इसकी दूरी हो गई, इसकी दूरी ये हो गई है ना, और A की दूरी ये हो गई, AO है ना, 1 कूलम के चार्ज है, क्योंकि इसके सेंटर पे 1 कूलम पे ये 1 कूलम का चार्ज है, क्लियर है। तो देखो इसमें हम करते कैसे हैं, देखो अगर हमें ये तो पता चल रहा है इसमें कि इस A की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगी, ठीक है, वो यानी कि A वाला चार्ज प्लस का है, तो इसको क्या करेगा, रिपेल ही करेगा। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ ये F1 फोर्स लग रही है, ठीक है, और लाइन ज्वाइनिंग
मतलब टू चार्जेस के बीच में ही लगती है ना, उसी लाइन पे बनानी पड़ेगी हमें, ठीक है। इन दो चार्जेस के बीच में लाइन ये है, तो ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, इस साइड रिपेल कर रहा होगा, F2 होगी, ठीक है। और ये वाला जो चार्ज है ये वाला इसको रिपेल कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये वाली फोर्स इन्हीं दो चार्जेस के बीच में जो लाइन है उसी पे लग रही होगी, वो ऐसे जाएगी, ठीक है। और इसको मैं मान लेता हूँ ये क्या है, F3 हो गई फोर्स। बताओ कोई दिक्कत? लेकिन अब जब हम ये वाली F1 निकाल लेंगे तो ये वाला जो है डिस्टेंस जो है हमारा, मतलब ये जो F1 जो हम निकाल रहे हैं, ये F1 ये किसके बीच में लग रही है, इस O और A के बीच में। तो ये वाली दूरी हमें पता होनी चाहिए, ये डिस्टेंस AO का। और जब हम ये F2 निकाल लेंगे तब O और B वाली दूरी हमें पता होनी चाहिए। और जब F3 निकाल लेंगे तो ये C और O वाली दूरी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें ये पता है कि सेंटर पे जो दूरी है कॉर्नर से वो सेम होगी, मतलब AO इज इक्वल टू क्या होगा, BO इज इक्वल टू में क्या होगा, CO होगा, ठीक है। लेकिन इनकी वैल्यूज़ तो पता होनी चाहिए। अगर आप डायरेक्ट इसको याद रखना चाहते हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट याद रख लो। क्या वैल्यू होती है इसकी, जो साइड होती है वो अपॉन में √3, A/√3 डायरेक्ट याद कर लो या तो, ठीक है। नहीं तो इसको निकालने का तरीका क्या है, देखो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपको पता है ये जो AD है, ठीक है, ये जो AD है ना इसी से रिलेटेड है मीडियन से कहानी। कैसे कि यहाँ पर जो AO होगा वो होगा 2/3 ऑफ AD, या ये BO CO ये सब 2/3 ऑफ AD होगा। तो AD हम निकाल लेंगे। AD कैसे निकलेगा, देखो ये वाला ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ADC में, ADC में देखो पाइथागोरस तो नहीं, ठीक है, ADC है ना ये हमारे पास, ठीक है। चलो पाइथागोरस ही लगाओ, इसमें पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस लग सकती है क्या, ADC में, ये AD है ना, ठीक है, ये A है और ये कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, ठीक है। इससे भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा और चलते हैं टेक्निकल उसमें। देखो कैसे पता चल गया ना, ADC में हम कैसे निकाल सकते हैं, ये AD पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा भी और सोच लो, देखो ये AD अगर मुझे चाहिए तो देखो मुझे इतना पता है इसके अंदर कि यहाँ पर जो एंगल है ये एंगल इक्विलेटर ट्रायंगल है ना, ये 60 डिग्री का है, ठीक है, और ये है 90। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, और जहाँ ये दोनों एंगल हैं वो क्या हो जाएगा, बेस, और एंगल के सामने वाला क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर होता है। ये तो पता ही है आपको, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये चीज़ चाहिए और ये गिवन है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में लगा सकता हूँ। P निकालना है और H क्या है, गिवन है। P निकालना है, H गिवन है। तो देखो जरा P/H किस में आता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करो। P/H आता है साइन में, साइन थीटा P/H होता है, और ये थीटा कितना है यहाँ 60 है। P कितना है हमारा, AD है, और H कितना है हमारा, A है। तो साइन 60 कितना होता है आपके पास, √3/2। तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, A√3/2 आ रही है, ठीक है। आया समझ में कैसे किया ये तो पता ही होगा साइन 60 कैसे आया, ठीक है। A√3/2 आया ना, ठीक है, AD की वैल्यू। और AO क्या है हमारे पास, AO क्या है 2/3 ऑफ AD, तो A√3/2 यहाँ लगा दो, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर देखो A√3/3 है, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू में √3। क्यों लिख सकता हूँ, बिकॉज √3 क्या होता है, √3 का स्क्वायर, 3 बचा, तो 3 को ऐसे लिख सकते हैं हम √3, ठीक है। किसी भी टर्म को, जैसे मान लो 2 है तो 2 को मैं √2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वैसे ही तुरुरु नहीं, क्या है तुरुरु समझ रहे हो क्या। 2 को भी क्या लिख सकते हो, √2, और 3 को भी √3 लिख सकते हो, या कोई भी नंबर है उसको 2 बार रूट में लिख दो तो वही नंबर होता है, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हुआ हमारा, ऊपर से √3 चला जाएगा, तो ये कितना आ गया, A/√3 आ गया। तो ये देख लो यहाँ पर A/√3 आ गया, ठीक है। क्लियर है किस तरीके से आई चीज़ समझाई मैंने आपको। अब यहाँ पर देखो पाइथागोरस से भी नहीं निकल सकता ये AD, वो कैसे निकल जाएगा, देखो AD का स्क्वायर, AD है ना, ठीक है, पाइथागोरस लगानी है तो ये आएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू में AD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर, यही होगा। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर और प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, AD, ये तो हमें निकालना ही है, ठीक है। तो AD स्क्वायर इधर रहने देते हैं, AB स्क्वायर माइनस में BD स्क्वायर आ गया। तो AB कितना है हमारे पास, A है, और BD कितना है, A/2 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो जरा आपके पास AD कितना आना चाहिए हमारा, A√3/2 आना चाहिए ना। तो मैंने दिखाया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी कर सकते हैं और साथ में पाइथागोरस से भी। तो यहाँ से देखो जरा A² माइनस में A²/4, 4 LCM लो, तो यहाँ आ जाएगा 4A² माइनस में आ जाएगा A²,
कितना आ गया 3a² / 4, ठीक है। और AD आएगा कैसे, रूट में 3/4 का a²। तो यहाँ से देख लो आपके पास ये a² का तो a आ गया बाहर रूट से, 4 का 2 हो जाएगा, √4 2 हो गया, ठीक है। बचा क्या, रूट में 3, तो वही आ रहा है a√3/2 AD। तो इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि कैसे आ सकता है, ठीक है जी। बताओ कोई दिक्कत। अब आ जाओ क्वेश्चन पे अपने, ठीक है जी। इसको नहीं तो डायरेक्ट भी ऐसे याद रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कैसे हो रही है, रटना नहीं है, समझते चलो, ठीक है ना। टाइम बहुत है क्योंकि, ठीक है ना, टाइम है तो फिर समझते चलो, टाइम ना होता तो फिर यही याद करते डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई आपके, ठीक है। तो अब हम F1 निकाल सकते हैं, F3 F2 सब कुछ निकाल सकते हैं। देखो अब इसमें होगा क्या, करेंगे क्या, देखो F3 और F2 एंगल है, किसी एंगल में है ना, कितने एंगल पे है ये 120 डिग्री। 120 क्यों है, देखो ये पूरा 360 होता है ना, तो 120 120 240 और 240 और आपके पास फिर से 120 क्या हो जाएगा 360, ये है ना, ये एंगल है। समझ रहे हो बात को, क्लियर है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर बनाई है, ठीक है। तो ये एंगल कितना है इनके बीच का, 120 डिग्री है, याद रखना, ठीक है। तीन ये ऐसे जा रही है ना फोर्सेस, ठीक है। तो ये इनके बीच का एंगल कितना है 120 120 120, पूरा सर्कल 360 बन रहा है क्योंकि, ठीक है। तो 120 एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी रिजल्टेंट आ जाएगी, क्लियर। इनकी रिजल्टेंट कुछ फोर्स आएगी, मान लो उसको मैंने बोल दिया FR, इन दोनों की रिजल्टेंट को, ठीक है। और एक F1 ये है, तो इन दोनों में फिर क्या करोगे आप, इन दोनों में रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हो। चलो पहले तो F2 और F3 निकालते हैं, देखो F1 भी निकाल लेते हैं। देखो F3 जब हम निकाल लेंगे वो किस किस के बीच में है, F3 C और ये वाले O के बीच में है ना, इनके बीच में। तो यहाँ पर जब हम निकाल लेंगे, देखो Q1 कितना है 1 है, और Q2 क्या है यहाँ पर Q है, ठीक है, यही है। अपॉन में क्या आएगा जल्दी से बताओ, R², और R क्या है यहाँ पर, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला क्या है, ये BO कितना है a/√3, तो a/√3 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास KQ अपॉन में A, ठीक है, और a² सॉरी, और √3 का जब स्क्वायर करोगे नीचे तो वो क्या हो जाएगा, देखो √3 का स्क्वायर है ना, √3 रह गया सिंपल, ठीक है। तो नीचे है ये 3, तो ये ऊपर जाएगा, ये तो पता चल ही रहा होगा आपको, है ना। अगर यहाँ होता √3 फिर थोड़ी जाता, फिर तो यहीं रहता, लेकिन ये यहाँ है तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा। कैसे करते हैं हम इसको, ये पता है आपको। देखो अगर मैं यहाँ से ये हटाता तो ये आता √3 अपॉन में A, ऐसे लिखता, समझ रहे हो ना। तो वही का बात की है, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, वो ऊपर चला गया 3, ये आ गया 3KQ A², ठीक है। अब बात करते हैं हम F2 की। F2 किसके बीच में है, देख लो F2 है ये आपके पास B और O के बीच में है ना। तो KQ1 1 हो गया, और Q2 इसमें ये वाला Q है, और R कितना है डिस्टेंस A अपॉन में √3 का स्क्वायर, तो सेम ही आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये चीज़ आ जाएगी आपके पास 3KQ/A², ठीक है जी, F2। सिमिलरली F3 आप निकाल सकते हो। F3 कैसे निकलेगा, F3 किसके बीच में है, F3 तो निकल गया, F1 निकालो। F1 किसके बीच में, A और O के बीच में, तो यहाँ भी Q1 कितना है हमारे पास 1 है, और Q2 कितना है Q है, ये वाला Q2 हो गया, और R वही a/√3 का स्क्वायर है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से KQ अपॉन में A², और ये √3 का स्क्वायर 3, तो ये 3 ऊपर चला गया, तो सेम आ रहा है ना, समझ रहे हो। और ये कईयों को ना ये लगता है कि ये सर डिस्टेंस कम लग रहा है, ये ज़्यादा लग रहा है, लिया आपने सेम ही है, तो ये होता सेम ही है, ठीक है। देखने में लगता है इसका सेंटर ऐसे बनता है, दूरी सेम होती है इनकी, ठीक है। ट्रायंगल ये तो ऐसे बनाया हमने, नहीं तो ये चीज़ याद रखना, इस तरीके से ये सब जो है डिस्टेंसेस सेम होते हैं सेंटर से कॉर्नर्स के, ठीक है। तभी तो सेंटर बोला ना, मतलब क्या सेंटर का, कि सबसे दूरी सेम है उसकी, ठीक है। समझ में आया ये। अब देखो जरा जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये FR जो निकलेगा F2 और F3 का, वो कैसे निकलेगा, अंडर रूट में F3 का स्क्वायर प्लस में क्या है F2 का स्क्वायर प्लस में 2F3 F2 cos थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पर बताओ, थीटा कितना है 120, कितना है cos 120, बिकॉज ये 120 डिग्री है, ठीक है ना। तो 120 कितना होता है, माइनस का 1/2, कैसे किया, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, बताओ क्या होता है cos 180 माइनस थीटा, बताओ जल्दी से, cos बताओ क्या होता है, माइनस का cos थीटा, तो यहाँ आ जाएगा cos
180 तो हमें यहाँ चाहिए कितना 120, ठीक है। तो क्या लें हम थीटा अपना 60 ले लें, तभी 180 माइनस 60 क्या बनेगा 120 बनेगा हमारा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा माइनस का कोस 60, तो माइनस ऑफ कोस कितना 60 कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो ये सब ना आपका ना कंसेप्ट जो है उसमें क्लियर होगा। मैंने 11th में बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करवाया हुआ है, ठीक है। तो वो देखना आप वीडियो, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए ध्यान रखो कोस 180 कितना है हमारे पास माइनस का 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 1/2 आ रहा है ये, ठीक है। तो देखो ज़रा, और यहाँ पर ये F1 F2 F3 सब सेम ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू F लिख दूँ इसको। तो देखो ज़रा क्या फ़ायदा होगा, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस में 2F कोस 120 माइनस 1/2, तो 1/2 यहाँ लगाया और माइनस आएगा तो यहाँ माइनस कर दूँ, प्लस माइनस माइनस। तो देखो ज़रा क्या फ़ायदा होगा यहाँ से, देखो 2F स्क्वायर कितना हो गया, मतलब F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना हो गया 2F स्क्वायर, और माइनस कर दो इसमें से ये F स्क्वायर F इंटू F, तो कितना आएगा ये 2F स्क्वायर में से एक F स्क्वायर माइनस करेंगे तो 1F स्क्वायर, F स्क्वायर से ही कट जाएगा रूट में, तो F बचा, ठीक है ना। तो जो यहाँ FR आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखो ये नहीं पता कि ये फोर्स ज़्यादा कि ये फोर्स ज़्यादा। अब इन दो फोर्सेस की बात हो रही है F1 और इसकी, ठीक है ना। इन दोनों को सोल्व किया ही आया, अब ये दो रह गई, इन दोनों को सोल्व करो। इन दोनों में तो हमने क्या किया, वेक्टर एडिशन कौन सा लगाया पैरेललोग्राम वाला, ठीक है ना, उससे आ गई ये फोर्स। अब इन दोनों में भी क्या लगाना है हमने, वेक्टर सम ही करना है ना, सुपरपोजिशन है क्योंकि, तो यहाँ भी वेक्टर सम करना है। लेकिन ये एक ही लाइन में तो सिंपल प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन हमें इसमें ये नहीं पता कि इसमें से क्या माइनस करना है या कौन सी माइनस नहीं। तो हम डायरेक्ट करते हैं इसको, देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आ रही है या तो इस साइड आएगी या उस साइड आएगी, देखते हैं क्या होगी। तो मैं लिख लेता हूँ इसमें कि FR माइनस में F1, ठीक है, इसको माइनस में ले लिया मैंने, ठीक है। तो FR कितना होगा बताओ, F है, और F1 कहाँ है हमारा, ये रहा। F1 भी किसके इक्वल लिया हमने, F के ही लिया, तो कितनी आ रही है 0 आ रही है। समझ रहे हो इतनी बात, नेट फोर्स क्या आ रही है यहाँ पर 0। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अगर रेगुलर पॉलीगन है कोई और उस पर चार्जेस क्या हो सेम हो तो उसके सेंटर पे हमेशा क्या लगेगी, फोर्स 0 लगेगी। ये चीज़ यहाँ से भी पता चल रही है, ठीक है। तो ये लाइन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, करो इसे नोट। ये लाइन लिख देता हूँ मैं पॉलीगन वाली कि सब में क्या होगा 0 होगी, ठीक है। करो इसे नोट, फिर मैं लिखता हूँ, ठीक है जी। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, वेन एवर इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन देन नेट फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज विल बी 0। क्लियर है, अगर कैसे हो इक्वल चार्जेस प्लेस्ड हो कॉर्नर्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। जैसे इसमें एक और एग्जांपल ले लो, जैसे ये स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज 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 है। इसके सेंटर में मान लो उसने बोल दिया 5 कूलम का चार्ज है या 5 माइक्रो कूलम का चार्ज है, ठीक है। तो इस पर बताओ नेट फोर्स क्या होगी, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पता है आपको चार्जेस क्या हैं इक्वल है, तो इसके सेंटर पे क्या होगी 0 होगी, क्या होगी 0 होगी। तो आप लिखोगे कितनी होगी 0 होगी। क्या इतनी बात क्लियर है, एट सेंटर। लेकिन अगर चार्जेस यहाँ माइनस हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा चेंज कर दे तो फिर ये कहानी नहीं बनेगी। क्लियर है, समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। या फिर सारे ही माइनस हो तब भी क्या होगी 0 ही होगी, ठीक है। देखो इस चीज़ को आप समझ भी सकते हो, देखो ना खुद सोचो, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी तो सेम ही है, ठीक है, ये भी दूरी क्या है सेम ही है। देखो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये फोर्स लग रही होगी इस पर, ठीक है, मान लो ये A है, B है, ये C है, ये D है, ठीक है। तो ये वाला इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है, और ये वाला भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। लेकिन ये फोर्सेस हैं कैसी, इक्वल हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम हो गया और अपोजिट हैं फोर्सेस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ 0 ही होगी, ठीक है। सेम यहाँ पर भी यही कहानी होगी अगर चार्जेस सेम है तो, ठीक है ना। ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ तो ये फोर्स लग रही है, ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इक्वल फोर्सेस होंगी, ठीक है। तो इनका भी नेट रिजल्टेंट क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से भी 0 आ रहा है, यहाँ से भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है 0 है। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी इसकी, ठीक है। तो ये आपके पास टॉपिक था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, ठीक है। इसे कर लो अच्छे से, ये न्यूमेरिकल्स कर लो। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, ठीक है। और एक टॉपिक है आपका कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ठीक है। अगर टाइम लगा तो उसे उसमें करेंगे, नहीं तो उसे अलग से लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ये करो, ओके, थैंक यू।